अभी हम बात कर रहे थे पाठ योजना के विभिन्न सोपानों के बारे में, कौन कौन से चरण होते हैं, कैसे पाठ योजना को लिखा जाना चाहिए। तो हम बात करें किसी विषय की पाठ योजना की, इससे पूर्व मुझे लगा कि यह आवश्यक हो जाता है हमारे लिए ये जानना, आपके लिए भी और मेरे लिए भी पाठ योजना का निर्माण क्यों आवश्यक है, पाठ योजना की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। जो मैं पाठ योजना सीख रही हूँ, बना रही हूँ, कक्ष में वितरित कर रही हूँ, उसमें बनाते समय मुझे क्या सावधानी रखनी चाहिए, किन बातों का मुझे ध्यान रखना चाहिए, ऐसे कौन से बिंदु होने चाहिए जब मैं पाठ योजना का निर्माण करूँ तो मुझे ध्यान रहे कि मैं किसके अनुसार पाठ योजना बनाऊँ। तो चलिए मैं लेके चलती हूँ आपको व्हाइट बोर्ड की ओर और हम बात करते हैं कुछ विशेष बिंदुओं की, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। देखिए पाठ योजना की विशेषताएं। अब क्या कह रहा है वो आपसे, कक्षा स्तर के अनुकूल। आप जिस भी विषय की पाठ योजना बनाएं, जिस भी कक्षा के लिए पाठ योजना तैयार करें, जिस भी पाठ्यक्रम की योजना बनाएं, आपको ध्यान रखना है वो कक्षा का स्तर कैसा है, छठी, सातवीं, आठवीं, और उसमें बैठे हुए जो छात्र हैं उनका शारीरिक और मानसिक स्तर कैसा है। सभी बातों का ध्यान रखकर कक्षा के स्तर के अनुकूल ही पाठ योजना का निर्माण किया जाना चाहिए। यह भी एक इसकी विशेषता हो कि कक्षा के स्तर के अनुकूल हो। यदि मैंने प्रश्नों का कठिनता का जो स्तर है यदि थोड़ा सा बढ़ा दिया, 8वीं में पूछे जाने वाला प्रश्न था, मैं छठी में पूछ रही हूँ, तो आप देखेंगे अंतःक्रिया में दिक्कत आएगी, बच्चा उत्तर नहीं दे पाएगा, आप नर्वस हो जाएंगे। आप नर्वस हो जाएंगे तो जो 35 मिनट की आपने पाठ योजना तैयार की है वो समय पर डिलीवर नहीं कर पाएंगे। फिर आपकी जो डायरी है, दैनिक पाठ योजना वाली जो डायरी है, उसमें आपका नोट लग जाता है कि आप उस समय क्या थे, बहुत नर्वस थे, आत्मविश्वास की आप में कमी पाई गई। तो आप देखेंगे इन सब बातों से बचने के लिए पाठ योजना को लिखते समय ही, उसका निर्माण करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कक्षा के स्तर को हमेशा जब भी पाठ योजना बना रहे हैं हम इस बात का ध्यान रखें कि हमारी पाठ योजना कक्षा के स्तर के अनुकूल हो। चलिए दूसरे बिंदु की ओर चलते हैं, शिक्षक व छात्र समान रूप से सक्रिय हो। भाई डिक्टेटरशिप वाला जो हमारा पढ़ाई का तरीका था उसका तो हमने, मनोविज्ञान ने जैसे ही शिक्षा के जगत में प्रवेश किया वैसे ही शिक्षा जगत में एक आमूलचूल क्रांति आ गई। आमूलचूल का मतलब एक बहुत बड़ा बदलाव हो गया, सिरे से बदलाव हो गया, जड़ से लेकर सिरे तक बदलाव हो गया। और आप देखेंगे अब शिक्षक केंद्र बिंदु नहीं रहा, जो हमारी पाठ्य पुस्तकें थी वो अब केंद्र बिंदु नहीं रही, अब बच्चा केंद्र बिंदु हो गया है। तो उस बच्चे को ध्यान में रख के हमें पाठ योजना बनानी है। तो आप देखेंगे यहाँ लिखा है शिक्षक और छात्र, हम बात कर रहे थे दोनों ही समान रूप से सक्रिय हों। तो मैं बोलूं, मतलब छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक स्वयं ही स्वयं बोलता रहे, खुद ही खुद बोलता रहे, खुद ही व्याख्यान दे दे, खुद ही प्रश्न बता दे, खुद ही उत्तर बता दे, वही क्रियाएं करता रहे, डेमोटेशन कर दे, तो ये वो उस कक्षा शिक्षण का जो कार्यक्रम है उसको अच्छा नहीं माना जाता। बराबर छात्र भी हमारे साथ उतने ही सक्रिय हों, अंतःक्रिया होनी चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। जितना मैं बोलूं बच्चे मेरे से बराबर जुड़े रहें, बच्चों को भी समान अवसर प्राप्त हो। तो आप देखेंगे पाठ योजना निर्माण करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जिस पाठ योजना का मैं निर्माण कर रही हूँ उसमें छात्र भी हिस्सा ले सकें, छात्र भी भाग ले सकें, उन्हें अंतःक्रिया का एक अवसर मिल सके। फिर देखें आप, शिक्षण सरलतम तरीके से हो। पाठ योजना का निर्माण करते समय कभी भी अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में इस बात को न रखें कि नहीं आई एम द मास्टर ऑफ MA, आई एम द मास्टर ऑफ साइकोलॉजी, आई एम द मास्टर ऑफ मैथ्स, इस तरह की कोई भावना नहीं रखें। हम कक्षा 8 में पढ़ाने जा रहे हैं, आप अपने आप को उसी स्तर पर लेकर आ जाइए। जब भी प्रश्नों का निर्माण करेंगे या कक्ष में वितरित करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि हमारा जो स्तर है वो उसी के अनुकूल होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें अपनाने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि बालक ने किसी प्रश्न का उत्तर नहीं भी दिया तो आप परेशान न हों, आप कोई खोज प्रश्न, पूरक प्रश्न, किसी प्रकार के आगे हम चर्चा करेंगे प्रश्नों के प्रकारों के बारे में, उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से प्रश्न का उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है एकदम सरलतम तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल सरल, कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें।
कठिन, ज़्यादा कठिन प्रश्नों को ना लें, अधिक कठिन प्रश्नों को ना लें। आप देखें, शिक्षण नवीनतम तकनीकों के अनुसार हो। हमारे पास अगर हमें लगता है हमारे पास कोई नवाचार है, कोई नवीनतम तकनीक है, कोई वर्किंग मॉडल है, कोई अच्छा सा चार्ट है, या हमने पीपीटी के माध्यम से पढ़ा है, जैसा भी, तो हमें नए नए नवाचारों का, क्योंकि बच्चों का ध्यान ज़्यादा आकर्षित होगा, उनकी ज्ञानेंद्रियाँ अधिक से अधिक सक्रिय होंगी, और ज्ञानेंद्रियाँ अधिक से अधिक सक्रिय होंगी, एक से अधिक ज्ञानेंद्रियाँ अधिक से अधिक सक्रिय होंगी। जैसे ही ज्ञानेंद्रियाँ अधिक से अधिक सक्रिय होंगी, आप देखेंगे ज्ञान में रुचि तो आएगी ही आएगी, शिक्षण में रुचि तो आएगी, वो अधिगम स्थायी हो जाएगा, रुचिकर हो जाएगा, और आपका प्रभाव उन पर स्थापित हो जाएगा, और बच्चे अंतःक्रिया करेंगे, पाठ में रुचि लेंगे। देखिए बहुत सारी विशेषताएं उससे जुड़ जाएंगी फिर, और आपका जो शिक्षण का कार्यक्रम है 35 मिनट का, वो बड़ा आसानी से पूरा हो जाएगा। और आप जब कक्ष से निकलेंगे तो खुशी खुशी निकलेंगे कि अच्छा, मेरी कोशिश जो थी, मैंने जो प्रयास किया था, वो मुझे सफलता की ओर ले जा रहा है। फिर देखेंगे शिक्षण मनोवैज्ञानिक हो। अभी मैंने एक लाइन से आपको बताया, एक पंक्ति के माध्यम से बताया है कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के आ जाने से शारीरिक दंड की जो प्रक्रिया थी वो पूर्णतः खत्म हो गई, हमने समाप्त कर दी, उसको सिरे से नकार दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो कक्षा मौन है, अगर हम प्राचीन समय की बात करें, तो जो कक्षा चुपचाप होती थी, मौन होती थी, जो बिल्कुल शांत होती थी, ऐसे वाली कक्षा को उत्तम कक्षा कहा जाता था, कि वो अध्यापक की गैर हाजिरी में भी बड़ी शांत तरीके से बैठी हुई है, मौन बैठे हुए। लेकिन अब ये परिभाषाएं बदल गई हैं, ये बहुत पुरानी बात हो गई है। आप देखेंगे उस कक्ष को सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है जहाँ पर विद्यार्थी, प्रशिक्षणार्थी आपस में किसी विषय को लेकर वाद विवाद करते हुए, वार्ता करते हुए, चर्चा करते हुए पाए जाते हैं, तो उस वाली कक्ष को अच्छा कहा जाता है। तो मनोवैज्ञानिक हो, मनोवैज्ञानिक का मतलब है बच्चा सेंटर में है, हमें उसकी रुचि का, उसको कम से कम समय में अधिक से अधिक हम कैसे दे पाएँ, उसका सीखा हुआ ज्ञान स्थायी हो, मानसिक स्तर के अनुकूल हम पाठ्य योजना का निर्माण करें, डिक्टेटरशिप ना हो, डेमोक्रेटिक आइडियाज़ जो हमारे पास है, लोकतांत्रिक शिक्षण पद्धति जो है, उसके आधार पर हम अपनी पाठ्य योजना का निर्माण करें। अब हम बात करें शिक्षण उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए या आधारित हो। जो हम पाठ्य योजना बना रहे हैं वो हमेशा उद्देश्यों पर आधारित होने चाहिए, क्योंकि हम तो यहाँ बात करें पाठ्य योजना की, यदि हम जीवन की भी बात करेंगे तो जीवन भी यदि आप देखेंगे, यदि बिना उद्देश्य के जिया जाए जीवन को, तो मुझे लगता है निरर्थक है। तो आप देखेंगे उद्देश्यों का जीवन में बहुत महत्व है, लक्ष्य का जीवन में बहुत महत्व है। तो यहाँ पर जो आपकी जो पाठ्य योजना है, वो पाठ्य योजना है उस पर हमें ये ध्यान रखना है कि उद्देश्य पर आधारित हो। कौन कौन से उद्देश्य होने चाहिए पाठ्य योजना में? सोशल साइंस में क्या होना चाहिए, हिंदी में क्या होना चाहिए, तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि किन किन उद्देश्यों का चयन हम पाठ्य योजना के अंतर्गत करेंगे। और उद्देश्यों से ये आशा रखते हैं, हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि बच्चे में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हो। फिर हम बात करें शिक्षण बिंदुओं का स्पष्ट उल्लेख हो। एक अच्छी पाठ्य योजना की क्या विशेषता होनी चाहिए? तो हम कह रहे हैं कि उसमें क्या होना चाहिए कि जो भी शिक्षण बिंदु उसने लिखा है, स्पष्ट उसका उल्लेख उसमें होना चाहिए, वो डायरी में साफ रूप से अंकित होना चाहिए। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है, लेकिन जाने अनजाने में बच्चे भूलवश ऐसा कर देते हैं, प्रशिक्षणार्थी ऐसा कर देते हैं। उन्होंने शिक्षण बिंदु ले लिया शाहजहाँ का परिचय। आप बताइए, शाहजहाँ का परिचय पहला शिक्षण बिंदु है, क्या पूछ रहे हैं आप? या फिर आपने ले लिया संविधान का परिचय, प्रधानमंत्री का परिचय, तो बड़ा दिक्कत का विषय हो जाता है पाठ को आगे बढ़ाना। तो जब भी शिक्षण बिंदु लें, आप ध्यान से सोचकर समझकर कि इसका क्या प्रभाव है। या हमने लिख दिया शाहजहाँ, हमारा शिक्षण बिंदु है शाहजहाँ। भाई आप शाहजहाँ का क्या पढ़ रहे हैं? राजनीतिक जीवन पढ़ रहे हैं, सामाजिक जीवन पढ़ रहे हैं,
या उसकी कलाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके युद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके जीवन के कौन से क्षेत्र को आप छूना चाहते हैं, उससे संबंधित पाठ योजना बनाना चाहते हैं, प्रश्न बनाना चाहते हैं, इस बात का ध्यान रखने की हमें आवश्यकता है। इसलिए आपको ये समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि शिक्षण बिंदु हमेशा स्पष्ट होने चाहिए। फिर देखिए लिखा है हमने आगे, छात्र की प्रगति का मूल्यांकन करने वाले प्रश्न शिक्षण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाए जाने चाहिए। आप देखेंगे जब आप पाठ योजना बनाते हैं, कभी कभी ऐसे कठिन प्रश्नों का निर्माण कर लेते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत सारे उस प्रश्न के बहुत सारे उत्तर हैं, कभी कभी ऐसे प्रश्न का निर्माण कर लेते हैं जिसमें आंशिक उत्तर छुपा होता है। मैं आपको प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न कौशल पे हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें प्रश्न पर बात करेंगे कि प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कक्ष में प्रश्न को वितरित करते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, प्रश्न का निर्माण करते समय किन का ध्यान रखना चाहिए, प्रश्न बनाते समय हमें किन का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से बिंदु हैं जिनको हम आपको बताना चाहेंगे, वो हम उसकी चर्चा विस्तार से अगले वीडियो में करेंगे। अब ये बता देना चाहते हैं कि प्रश्नों का स्तर जो है वो कठिन नहीं होना चाहिए। फिर आप देखेंगे यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं अगले बिंदु की, पाठ योजना को लिखित रूप से ही तैयार करना चाहिए या लिखित रूप से वो तैयार होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उठे और उठ के कक्ष में चले गए, हाँ बच्चों क्या पढ़ रहे थे नहीं, इस तरह का कोई प्रोसेस नहीं होता है। बिल्कुल सिस्टेमेटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से यदि आप शिक्षण के कार्यक्रम को कक्षा में चलाना चाहते हैं, अपनी पाठ योजना को कक्ष में वितरित करना चाहते हैं, तो आप उसे समय देकर आराम से अच्छे से सब मनोवैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करके आप पाठ योजना को लिखित रूप से बनाकर ले जानी चाहिए, जिससे आप में आत्मविश्वास का भी जागृत होता है कि आपने जो पूर्व तैयारी करके आए, बहुत सारे बिंदु आपको स्वतः ही याद हो जाते हैं। फिर देखिए, पाठ्य वस्तु बालक के पूर्व ज्ञान पर आधारित हो। भाई जो आप पाठ योजना का निर्माण कर रहे हैं ना, अचानक से कोई नया बिंदु लेकर ना खड़े हों, क्या हो, हमेशा प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड, थोड़ा सा उसे पूर्व ज्ञान से रिलेटेड कर दे, तभी नवीन ज्ञान आसानी से बच्चे उसको आत्मसात कर लेंगे, आसानी से उसको ग्रहण कर लेंगे। शिक्षण सामग्री के उपयोग का किए जाने का क्या होना चाहिए, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। आप देखें मैंने जो शिक्षण सामग्री इस्तेमाल की है, फॉर एग्जाम्पल मैंने चार्ट बनाए हैं, मैंने मॉडल बनाया है, मैंने वर्किंग मॉडल बनाया है, तो मैं इस बात का ध्यान रखूं कि ये जो मैंने बनाया है जो कुछ भी, उसका मैं यथास्थान किस स्थान पर कौन से शिक्षण बिंदु में, भाई शिक्षण बिंदु में इस्तेमाल कर रही हूँ या विकासात्मक प्रश्नों में इस्तेमाल कर रही हूँ, कहाँ पर उसका मैंने इस्तेमाल करा है, छात्र अध्यापिका कथन जो मैं बोलती हूँ उसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, कहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आपकी पाठ योजना में वो अंकित होना चाहिए। यदि आप विकासात्मक प्रश्नों को चार्ट के माध्यम से निकलवा रहे हैं तो आप मोटे मोटे अक्षरों में लिख दिया आपने विकासात्मक प्रश्न, नीचे ब्रैकेट में लिखिए चार्ट के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से, जो भी आप उस समय जो शिक्षण सामग्री को इस्तेमाल में ला रहे हैं वहाँ पर। यदि मैं छात्र अध्यापिका कथन में उसे काम में ले रही हूँ तो आपने पहले मोटे मोटे हेडिंग में लिख दिया छात्र अध्यापिका कथन, फिर आप देखेंगे उसके बाद आपको लिखना है चार्ट के माध्यम से, जिससे जो भी सुपरवाइजर है, जो भी एक्सटर्नल एग्जामिनर है या आपके खुद के कॉलेज का व्याख्याता है, तो उसे मालूम होना चाहिए। हो सकता है मैं उस समय ना आऊँ जब आप अपने कक्षा शिक्षण में अपने वर्किंग मॉडल को प्रदर्शित कर रहे हो, अपने चार्ट को विस्तार से बता रहे हो या पाठ का विकास चार्ट के माध्यम से कर रहे हो, उस समय मेरा कक्ष में आना ना हो, या एक्सटर्नल एग्जामिनर है, वार्षिक पाठ योजना पे चलते हैं, आप वार्षिक पाठ योजना पढ़ा रहे हैं, आप देखेंगे जब आपने टीचिंग एड्स का इस्तेमाल किया उस समय नहीं आया एग्जामिनर। अब आप देखेंगे दिक्कत का विषय हो गया कि जब वो आया तो आप मॉडल का जो भी आपका वर्किंग मॉडल था उसका आप यूज़, उसका आप प्रदर्शन कर चुके थे। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर कह रहे ना अच्छी पाठ योजना की क्या विशेषता होनी चाहिए, वो आपकी डायरी को खोलकर देखेगा, जैसे ही वो डायरी पर दृष्टिपात करेगा उसको दिखाई दे जाएगा इस बिंदु पर आकर इस बालक ने यहाँ पर शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल किया है।
तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। तो पाठ योजना बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चार्ट और मॉडल जो भी कुछ आप काम में लेकर आ रहे हैं, कभी हो सकता है आप ऐसा पदार्थ प्रत्यक्ष रूप से ले आए, कुछ ले आए, आप मूली गाजर ले आए, मूंगफली ले आए, या कुछ भी ले आए, आप रासायनिक प्रक्रिया के लिए आप ट्यूब्स लेकर आ गए, कोई केमिकल्स लेकर आ गए, तो आप उसका वहाँ पर ज़रूर आप उसे अंकित करें कि हमने इस शिक्षण बिंदु में यहाँ पर हमने इसका इस्तेमाल किया है। तो वो रोचक तो होगा ही होगा, और जो सामने वाला है वो भी आपको जज करेगा, ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। देखिए, फिर हम बात कर रहे हैं शिक्षण उद्देश्यों को शिक्षण बिंदुओं पर आधारित करके व्यवहारगत परिवर्तन लिखा जाना चाहिए। आप देखेंगे उद्देश्यों की हम बात करेंगे, कितने प्रकार के उद्देश्य होते हैं, कैसे लिखे जाने चाहिए, इनके एक्शन वर्ब क्या होती है, फिर छात्रों में हम इन उद्देश्यों के अनुसार क्या अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन चाहते हैं। अपेक्षित ऐसा हो जाना, अपेक्षित का मतलब है मैं ऐसा चाहती हूँ, ऐसा हो जाना चाहिए, मैं ऐसी आशा करती हूँ कि ऐसा हो जाना चाहिए। तो इस पॉइंट के बारे में भी हम जब पाठ्य योजना का प्रारूप खींचेंगे, हम खाका खींचेंगे, तो आपको उसी खाके में जहाँ पर भी इसका यथास्थान हम उल्लेख करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। फिर देखिए, छात्रों को दिए जाने वाले अधिगम अनुभवों का उल्लेख भी होना चाहिए। सीखने के जो अनुभव हैं उसको भी हमें डायरी में लिखना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ्य योजना को निर्माण करते समय किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए या पाठ्य योजना की क्या विशेषताएं होती है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या होता है, पाठ्य योजना से क्या होता है, मैं आपको सरल भाषा में बताती हूँ कि पाठ्य योजना क्यों आवश्यक है या हम इसका निर्माण क्यों करते हैं। देखिए, यदि आप छात्रों को सरल प्रकार से शिक्षण कार्य करवाना चाहते हैं तो आपको पाठ्य योजना का निर्माण करना चाहिए। फिर आप देखेंगे इससे एक और फ़ायदा है, हमें भी फ़ायदा है, जो प्रशिक्षु है, मतलब जो प्रशिक्षणार्थी DLED, STC, B.Ed, जिस भी जो आप अपने शिक्षा के क्षेत्र के जो हमारे ये कोर्सेज हैं, इसमें यदि मैं कक्ष में जा रही हूँ तो मुझे ये ध्यान होना चाहिए कि जो प्रशिक्षु है, प्रशिक्षु सीखने वाला, ट्रेनर जो ट्रेनिंग ले रहा है, तो आप देखेंगे वो भी क्या हो जाएगा, उसको भी कुशलता प्राप्त हो जाएगी। धीरे धीरे मंजने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। मंजने का मतलब जैसे एक बर्तन होता है जिसे हम लगातार मांजते रहते हैं, पीतल का बर्तन है, कांसे का है, तांबे का है, मांजते हैं तो उसमें चमक आ जाती है। ऐसे लगातार 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 वो जब अभ्यास करेगा, पाठ्य योजना का निर्माण करेगा, तो आप देखेंगे एक दिन पाठ्य योजना बनाना उसके लिए सरल हो जाएगा। फिर देखते हैं एक शिक्षण, भाई देखिए कक्षा अलग अलग है, वर्ग अलग अलग है, विषय अलग अलग है, तो इन सब कक्षा का स्तर हमेशा अलग अलग रहेगा। तो हमें इस बात का भी ध्यान होना चाहिए कि एक ही पाठ्य योजना भिन्न भिन्न कक्षाओं में वितरित नहीं की जा सकती। कक्षा के स्तर के अनुकूल ही हमें पाठ्य योजना का निर्माण करना चाहिए। फिर देखेंगे, यदि मैं अनुभवी प्रशिक्षक हूँ तो अपने अनुभवों के आधार पर मैं अपनी पाठ्य योजना को सुगम बनाने का, मनोवैज्ञानिक बनाने का और बहुत अच्छी मनोवैज्ञानिक रीति से पाठ्य योजनाओं को पढ़ाने का, ऐसा मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ्य योजना की विशेषताएं समझ में आ गई होंगी। फिर अगले चरण में हम उद्देश्यों पर बात करेंगे कि उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं। टैक्सोनॉमी पे अभी नहीं जाएंगे क्योंकि ये थ्योरी का भाग है। एक और बात बता देना चाहती हूँ, जिसको हमने बहुत लाइट वे में पढ़ा है, बहुत सरल तरीके से पढ़ा है, या हम थोड़ा हल्के से में लेते हैं कि अरे क्या है पाठ्य योजना की विशेषता, हम तो लिख देंगे। आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि इस पर एक प्रश्न भी बनता है। आप देखेंगे जब आप थ्योरी पेपर देने के लिए जाएंगे जो आपके विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित होगा, तो आप देखेंगे वहाँ पर एक प्रश्न आता है, अच्छी पाठ्य योजना की विशेषताएं बताइए। लिखने में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आत्मविश्वास के साथ जब आप लिखेंगे तो आप देखेंगे आप अधिक से अधिक अंक पाएंगे। तो ये जो है वाइट बोर्ड जिस पर हमने बात की, मैं 1 मिनट के लिए यहाँ से हट रही हूँ, क्विट हो रही हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आप बिंदु उतारने में आपको आसानी होगी। अब हम उद्देश्यों की बात करेंगे कि उद्देश्य, सबसे पहले हम बात करेंगे उद्देश्य का क्या अर्थ होता है, उद्देश्य क्यों आवश्यक है, क्या वर्गीकरण किया है इनका,
ब्लूम महोदय ने। तो हम टैक्सोनॉमी पे नहीं जाएंगे। अभी सैद्धांतिक जो हमारी योजना है वो हम आगामी दिनों में उसे वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अभी हम क्रियात्मक शिक्षण पे चल रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि कितने उद्देश्य हैं, इनके एक्शन वर्ब क्या होती है, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को कैसे लिखा जाता है। सिर्फ पाठ योजना पर बात कर रहे हैं तो उसका हम सिर्फ खाका बताएंगे, और जब हम सैद्धांतिक की बात करेंगे तो हम टैक्सोनॉमी ऑफ ब्लूम को जरूर पढ़ेंगे।